हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम चैनल एग्ज़ाम पीएससी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं एमपीपीएससी एग्ज़ाम के जो मेंस का पेपर थर्ड है उसकी यूनिट 10 के बारे में, जो कि भूगर्भशास्त्र ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। आई होप कि आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि नए टॉपिक के नोट्स और इसको समझना थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं भूगर्भशास्त्र के बारे में। भूगर्भशास्त्र, पहले इस भूगर्भशास्त्र शब्दों को अपन समझ लेते हैं। जो भूगर्भशास्त्र या जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं जियोलॉजी, है ना, जिसका अंग्रेजी जो शब्द है वो है जियोलॉजी। जो जियोलॉजी शब्द है वो एक ग्रीक शब्द जियो और लॉजी से मिलकर बना है। जियो और लॉजी, जियो का मतलब है पृथ्वी और लॉजी यानी कि विज्ञान या अध्ययन करना। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे जियोलॉजी शब्द का जो मतलब अपन निकाल सकते हैं कि पृथ्वी से संबंधित ज्ञान को अपन क्या बोलते हैं, भूविज्ञान या भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, नहीं, पृथ्वी से संबंधित जितना भी विज्ञान है उसको अपन इसके भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, यानी कि अपन इसको एक अपने शब्दों में तो बोल रहे हैं लेकिन एक डेफिनेशन इसकी क्या होगी। ठीक है, तो पृथ्वी से संबंधी वह विज्ञान जिसमें संपूर्ण पृथ्वी, इसकी उत्पत्ति, संरचना, इतिहास, जीवन सहित प्रक्रमों की प्रकृति और वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। देखिए, इसमें लिखा है कि अपनों को इसका इतिहास भी देखना है, वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्वरूप का भी अध्ययन करना है। साथ ही साथ पूरी पृथ्वी और इसमें जो भी जीव है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की संरचना क्या है, सारी चीज़ें अपन इसमें इन्वॉल्व करेंगे और इन सबको अपन इकट्ठे में बोलेंगे भूगर्भ शास्त्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अपन एक और परिभाषा दी गई यहाँ पे, पृथ्वी और उसके निवासियों के इतिहास एवं पृथ्वी के क्रमिक विकास के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। सेम वही चीज़ें, ज़्यादा शब्दों का हेर फेर इसमें खाली, कि पृथ्वी और उस पर जो भी निवासी है उनका इतिहास और पृथ्वी के क्रमिक विकास के अध्ययन, यानी कि जब से पृथ्वी बनी तब से लगाकर अभी तक का जो उसका विकास होता जा रहा है उसके पूरे को अपन भूगर्भ शास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक, अब यहाँ ये दो जो भूवैज्ञानिक है, ग्रोटजिंगर और जॉर्डन, इन्होंने भी अपनी एक परिभाषा दी है। देखते हैं क्या है। भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी ग्रह के सभी पहलुओं जैसे इतिहास, संयोजन, आंतरिक संरचना और इसके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पृथ्वी जो ग्रह है अपना, इसके अंतर्गत जितने भी पहलू है उन सब का अध्ययन अपन कहाँ पर करते हैं, भूगर्भ शास्त्र में। ठीक, तो ये हो गई अपनी ग्रोटजिंगर और जॉर्डन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं जो शब्द है जियोलॉजी, इसका प्रथम बार उपयोग किया था रिचर्ड डी बरी द्वारा सन 1473 में ना, 1473 में पहली बार रिचर्ड डी बरी ने जो जियोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग किया था। अलग अलग भूवैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा अलग अलग थ्योरी दी गई है, लेकिन जो ठीक है, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है कि रिचर्ड डी बरी ने इसका पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपने को क्यों ये भूगर्भ शास्त्र जो है वो इम्पोर्टेंट, यानी कि क्यों अपने को इसको पढ़ना है, भूगर्भ शास्त्र के अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने जो दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अभी अभी तक जितना विकास हुआ है, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब का लेना देना भूगर्भ शास्त्र से है। अब जो प्राकृतिक वातावरण है, अपन मनुष्य जो है धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब अपन पैदल चलते तो अपने को लगता था कि मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं जैसे साइकिल की ज़रूरत अपने को लगी, साइकिल से कि नहीं यार इसमें पैदल चलाने पड़ रहे, अपने को मोटरसाइकिल होना, मोटरसाइकिल हुई तो कार होना, कार हुई तो एरोप्लेन होना, ऐसे करके धीरे धीरे जो है मनुष्य का जो जीवन है मतलब पूरा तरीके से चाहता है कुछ ना कुछ विकास होते रहना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए। तो इस आरामदायक रहन सहन के लिए भूगर्भ शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ अपना भूगर्भ शास्त्र जो है किन किन क्षेत्रों में आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और क्रमिक विकास के अध्ययन में। सबसे पहली चीज कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई और उत्पत्ति होने के बाद में उसका धीरे धीरे विकास कैसे हुआ, ये चीज़ें जानने के लिए अपने को भूगर्भ शास्त्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ से पता चलती है अपने को कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी होगी कि उसमें मतलब एक कल्पना की जाती है कि पृथ्वी पहले ऐसी रही, और इन चीज़ों को फिर वो लोग टेस्टिंग करके प्रूव भी करते हैं। ठीक है, तो जो जीवाश्म और दूसरे प्रमाण हैं उनकी सहायता से पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति और उनके क्रमिक विकास को समझ सकते हैं। जैसे पहले बोलते हैं ना कि जीवाणु और ये जो थे सबसे पहली सजीव ये, और फिर उनसे ज़्यादा धीरे धीरे विकास होते होते मनुष्य और दूसरे प्राणियों का
विकास हुआ, यानी कि उनकी उत्पत्ति हुई। तो जो ये सारी चीज़ें जैसे डायनासोर है अभी जीवाश्म बन के रह गए, लेकिन उन जीवाश्मों से भी अपन जो है पिछला जो है इतिहास और उनका मतलब उस समय का जो वातावरण है वो कैसा रहा होगा उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अब जो जीवाश्म विज्ञान है वो भी एक भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। उन जीवाश्मों को लेके अपन जीवाश्म और जो दूसरे प्रमाण है उनको लेके उस टाइम मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई होगी, फिर उसके बाद में पानी रहा होगा सबसे पहले, फिर पानी वाले जलीय जीव जो भी है बैक्टीरिया विषाणु वो बैक्टीरिया वायरस वो पनपे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो जो अपने जलीय जीव है जलीय जीव से फिर वो कहीं कहीं स्थली में अनुकूलन के द्वारा परिवर्तित हो रहे, ऐसे करके पूरा विकास हुआ। तो ये सब चीज़ें अपने को कहाँ से पता चलती है, कड़ी जो है कि जीवाश्म है या फिर जो पत्थर वगैरह है उनकी संरचनाओं को देखते हुए चीज़ें पता चलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन जल संसाधन के क्षेत्र में, है ना, जल संसाधन की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है अपना भूगर्भ शास्त्र। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, जब भी अपन कहीं कुछ नया मान लो अपन कुआं ही खोद रहे हैं ना, तो अपन पहले ये पता करते हैं कि ये जगह कैसी है, यहाँ की ज़मीन कैसी है, यहाँ पत्थर कैसे है, क्या है, ये चीज़ अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है, ये चीज़ें अपन सब कहाँ पढ़ रहे हैं, भूगर्भ शास्त्र में। यानी कि नॉर्मल अपन कुआं है या ट्यूबवेल भी अपन लगाने जा रहे हैं तो अपन ये पता करते हैं पहले कि ये जो ज़मीन है इसमें क्या पानी का स्तर क्या है, पत्थर कैसे है, यहाँ के कुछ भी खुदाई या कुछ भी जल संबंधी अगर अपने को काम करना है तो पहले वहाँ की आसपास की जो स्थल है उसको चुनाव करने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई नवीन बांध या जलाशय इनका निर्माण किया जाता है तो निर्माण से पूर्व क्या करता है, भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है उसकी जानकारी प्रदान करना। उसके बाद में उससे क्या हो जाएगा कि जो भी निर्माण कार्य है वो आसान हो जाएगा और उसको मजबूती, यानी कि मान लो अगर अपने ने पहले ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ की जगह कैसी है या अंदर क्या संरचना क्या है क्या नहीं, अगर वहाँ पे अपनों ने कुछ निर्माण कार्य किया, बाद में अगर कोई आपदा आती है तो वो जो है व्यवस्थित ना तो टिकाऊ रहेगा, और हो भी सकता है कि अपने को वहाँ पे जो अपना उद्देश्य उसकी पूर्ति उस प्रकार से नहीं हो पाए। तो इस प्रकार जो है जल संसाधन के क्षेत्र में भी भूगर्भ शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं अपन कृषि के क्षेत्र में ना, सतत कृषि विकास में। अब कृषि के लिए अपनों को पता है कि मृदा संरचना यानी कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, संयोजन की जानकारी और जल प्रबंधन, मतलब वहाँ पे अगर ये पानी की व्यवस्था कैसी है, साथ ही साथ वहाँ पे पानी टिक तो नहीं रहा है। मान लो अगर कोई ज़मीन ऐसी है जहाँ पथरीली भूमि है या फिर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ से पानी जो है वो जल प्रबंधन कैसे करना है क्या है, उन सब चीज़ों के लिए अपने को पहले पता होना चाहिए कि वहाँ की ज़मीन कैसी है। ठीक है, इसके अलावा भूम जल संसाधन यानी कि वहाँ की भूमि के अंदर जो जल संसाधन जैसे कुएं ट्यूबवेल वगैरह लगाने पर कितना पानी वहाँ पे उपलब्ध हो सकता है, साथ ही साथ वर्षा जल आदि की जानकारी के लिए अगर ये सब जानकारी अपने को होते हैं तो कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारा महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि कृषि के विकास के लिए भी भूगर्भ शास्त्र की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति के संदर्भ में। प्राकृतिक संसाधन बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपन जो कच्चा माल है वो पृथ्वी के अंदर से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले अब निर्माण सामग्री प्राप्ति में, निर्माण सामग्री यानी कि जो अपने रोड वगैरह जो बनते हैं, अपने जितना भी बिल्डिंग वगैरह अपन बनाते हैं तो उनकी जो सामग्री आती है, मान लो बलुआ पत्थर हुआ जैसे ग्रेनाइट क्वार्ट्जाइट हुआ, तो इन सभी निर्माणकारी पदार्थों की जानकारी जो भूगर्भ शास्त्र अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ अपने को कहाँ अवेलेबल होगी। देखिए अपन इस पृथ्वी पर अपन देखते हैं कि हर क्षेत्र में हर एरिया में अलग अलग चीज़ की उत्पत्ति होती है ना, कहीं बलुआ पत्थर ज़्यादा है तो कहीं स्टोन ज़्यादा है तो कहीं अपने चूने के पत्थर मिलते हैं, रॉक सॉल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो इनकी जानकारी के लिए अपने को भूगर्भ शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। आगे रत्न प्राप्ति के क्षेत्रों की पहचान, रत्न जैसे हीरा हुआ, पन्ना, मणिक, मून स्टोन, एमेथिस्ट, जमुनिया आदि चीज़ें जो अपन जैसे बहुत मतलब अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जैसे आभूषण वगैरह में लोग सजा सजा के पहनते हैं, इसके अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ों में काम में आती है। तो ये जो रत्न है इनकी प्राप्ति के लिए भी पता होना चाहिए कि जैसे पन्ना जिला है अपने मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हीरो की प्राप्ति, तो ये कहाँ से पता चलेगा अपने को, जब अपन भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि कौन सी जगह पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। आगे बात करते हैं औषधि प्राप्ति। ठीक है, अब जो ऐसी कुछ धातुएं हैं जिनकी भस्म का उपयोग अपने औषधि यानी आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है, जैसे कि लौह भस्म हुई, स्वर्ण भस्म हुई, तो इनके स्रोतों की जानकारी भी अपने को भूगर्भ शास्त्र से ही पता चलेगी। ठीक,
आगे बात करते हैं धातुओं के खनन क्षेत्र का निर्धारण। अब भाई जबरदस्ती अपन ऐसा तो है नहीं भाई ठीक है मेरा खेत है मैं यहाँ जाके खोद दूँ तो नीचे से लोहा निकलेगा तांबा निकलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह होती है उसकी जहाँ पे ये धातुएं पाई जाती है। तो ये चीज़ अपने को कहाँ से पता चलेगी? अल्टीमेटली भूगर्भ शास्त्र से। जहाँ अपन भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये धातु यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, तो ये इस प्रकार से ये सारे प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति हेतु भी भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। आगे बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से, यानी कि ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से कैसे अपना भूगर्भ शास्त्र इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है कोयले की खान की खोज से लेकर उपयोग तक, यानी कि कोयले का खान कहाँ पर है उससे लगाकर उस कोयले का क्या उपयोग किया जाता है वहाँ तक भी अपना भूगर्भ शास्त्र है जो वो उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और अन्य प्राकृतिक गैस का दोहन और परिष्करण। ठीक है, पेट्रोलियम गैस ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है, तो इनके भी खोज और दोहन और परिष्करण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब भूगर्भ शास्त्र से ही पता चलती है। नेक्स्ट है जो शेल संरचना है उसके अंतर्गत ही जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है जैसे यूरेनियम थोरियम आदि की खोज कर पाए हैं, ये सारी चीज़ें भूगर्भ शास्त्र के कारण ही संभव हो पाई है। जो भूतापीय ऊर्जा यानी कि अपने को पता है जैसे ज्वालामुखी निकलती है तो फटता है, तो मतलब पृथ्वी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अंदर जो है भूतापीय ऊर्जा है और उसी ऊर्जा का उपयोग जो विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में भी भूगर्भ शास्त्र जो है वो बहुत उपयोगी है। आगे बात करते हैं अभियांत्रिकी परियोजनाओं के निर्माण एवं विकास में। आगे अपन पहले पढ़ चुके हैं जल संसाधन का क्षेत्र अपनों ने पढ़ा था। ठीक है, उसी प्रकार अदर जो जितनी भी सारी परियोजना का निर्माण अपन करते हैं तो उनसे पहले उनके बाद में या उसके दौरान भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने कहीं सड़क बनाने जा रहे हो तो वहाँ के स्थल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगर कोई ऐसी जमीन है जहाँ भूस्खलन होने जैसा है तो उसको पहले से पता होना चाहिए, वरना मान लो आपने कोई निर्माण कार्य शुरू कर दिया और वो पूरा वेस्ट ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बांध निर्माण में। तो बांध निर्माण में निर्माण के पूर्व स्थल चुनाव है तो चट्टानों का, यानी कि वहाँ की चट्टानें कैसी है इसके लिए भूवैज्ञानिक विश्लेषण जो है वो आवश्यक है। आगे सुरंग निर्माण, चाहे रेलवे सुरंग हुई, सड़क की सुरंग हुई या अदर कोई भी सुरंग हुई, सुरंग के स्थायित्व के लिए भूवैज्ञानिक जांच जो है वो आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है सड़क निर्माण में। वही सड़क निर्माण में अपने को अगर नॉर्मल सड़क है तो कोई नहीं, लेकिन कहीं कहीं भारी ट्रक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी होता है ना, भारी भारी सामान से ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो अगर आपने उससे पहले वहाँ की जो भूस्थल की जो जांच है वो नहीं की है और अगर कोई सड़क निर्माण कार्य किया गया तो वही चीज़ है ना, अगर यातायात भारी वाहन वहाँ से निकलते हैं तो फिर क्षति होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो है यातायात का सामना करने से पहले भूवैज्ञानिक अन्वेषण जो है वहाँ पे आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट है पुल निर्माण में। जल ग्रहण क्षेत्र का अध्ययन, पुल के नीचे बहने वाले पानी जो जल है कितनी अधिकतम मात्रा हो सकती है, पुल की नींव की शैलों का अध्ययन करना आवश्यक है। अगर आप कहीं किसी चीज़ की नींव डाल रहे हो तो नीचे क्या है वो जानना आवश्यक है। मान लो नीचे खोखला ही पड़ा है तो पुल टिकाऊ नहीं होगी और आगे चल के कुछ भी आपदा हो सकती है। ठीक, तो इस प्रकार जो सारी जो परियोजना है उनके लिए भी भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन जो है आवश्यक है। आगे है प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में। ठीक है, जो अपने को पता है कि ये पर्टिकुलर जगह जो है वो इस पर्टिकुलर आपदा से, जैसे मान लो समुद्र के आसपास है जो एरिया, तो अपने को पहले से पता है कि यहाँ सुनामी लहरें आ सकती है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, भू आपदाओं को, प्राकृतिक जो आपदा है उनको कम कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो ताकि जो होने वाला नुकसान है उसको कम किया जा सके। ठीक, तो जैसे भूकंप पूर्वानुमान में, यानी कि भूकंप संभावित जो क्षेत्र अगर उनको पहचान हो जाती है तो पहले से पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना है, तो ऐसा देखते हुए वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को तो खाली करवा देना या पहले से भूकंप रोधी मकान बनाए जा सकते हैं, लोगों को अलर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के काम करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ का जो ज़मीन है उसका मतलब जो स्पेशलिटी विशेषता है क्या है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के निर्धारण में। सेम जैसे भूकंप वैसे ही बाढ़ के भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक, नेक्स्ट है हिम तूफानों के संदर्भ में, यानी कि बर्फ फिसल के जो पिघल के जो तूफान आते हैं उन चीज़ों में भी ऐसा तो है ही नहीं कि जैसे मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर ये हिम तूफान आते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही पहले से जो प्लानिंग करके जो वहाँ पे होने वाला नुकसान है उसको कम किया जा सकता है।
लास्ट वन है भूस्खलन के क्षेत्रों की पहचान करने में। सेम चीज़, लैंडस्लाइड अगर कहीं हो रहा है, मान लो कुछ खनन वगैरह किया गया है, कुछ है, वहाँ की जो चट्टानें उनका अध्ययन करके पता किया जा सकता है कि ये चट्टानें खिसकने जैसी है। ठीक है, तो इसी प्रकार भूस्खलन के क्षेत्रों की पहचान करके वहाँ पे भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला के वहाँ पहले से ही अपन खाली करवा सकते हैं, या फिर वहाँ पे कोई निर्माण कार्य या फिर ज़्यादा जनसंख्या बसाने के लिए अपन पहले से मना कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे अगर ये एरिया ऐसा है तो यहाँ पे ये काम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में भी भूगर्भ शास्त्र जो है बहुत आवश्यक है। तो ये अपना पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। यूनिट नंबर 10 का जो है पेपर 3 का पहला अध्याय ये खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ अपनों बात करी आज भूगर्भ शास्त्र शब्द क्या है, उसकी परिभाषा देखी अपनों ने अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग शब्दों में। फिर जो है अपनों ने इसका भूगर्भ शास्त्र का क्या महत्व है इस बारे में देखा। तो जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और क्रमिक विकास का जो अध्ययन हुआ है वो भी भूगर्भ शास्त्र के कारण जल संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कृषि विकास में महत्वपूर्ण में है, प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से, और अभियांत्रिकी परियोजना के निर्माण में, विकास में, और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में। ठीक है, तो यहाँ ये अध्याय फर्स्ट जो है समाप्त होता है, लेकिन आगे आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे अपन मिलेंगे अध्याय 2 के साथ में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।